हेलो बच्चों, आज हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए थ्रस्ट एंड प्रेशर पढ़ने जा रहे हैं। थ्रस्ट क्या होता है? द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर किसी सरफेस के अकॉर्डिंग अगर परपेंडिकुलरली उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो थ्रस्ट कहलाता है। सपोज कीजिए एक आयरन नेल जो होता है, ये एक आयरन नेल है। इसे हम जब किसी वॉल पर परपेंडिकुलरली लगाते हैं, जैसे हम यहाँ पर परपेंडिकुलरली इसको लगा रहे हैं और जब हम हथौड़े से इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये जो कहलाता है, ये थ्रस्ट होता है। मतलब जो भी परपेंडिकुलर फोर्स होता है वो थ्रस्ट कहलाता है। तो प्रेशर क्या होता है? द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। मीन्स किसी भी यूनिट एरिया में, सपोज कीजिए जब हम ये आयरन नेल किसी सरफेस पर परपेंडिकुलरली लगा रहे हैं तो जो एरिया जितना ये उस सरफेस पर टच हो रहा है वो इसका यूनिट एरिया कहलाएगा। तो प्रेशर की का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एज वी नो द एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज फोर्स। तो जो फोर्स की यूनिट होती है वही थ्रस्ट की होगी, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एन अपॉन एम स्क्वायर और एन एम की पावर -2 से भी डिनोट कर सकते हैं। और प्रेशर की जो मोस्ट पॉपुलर एसआई यूनिट है वो पास्कल होती है, उसे हम पी से डिनोट करते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स से थ्रस्ट एंड प्रेशर को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक आपका क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वाई इट इज़ डिफिकल्ट टू होल्ड अ स्कूल बैग हैविंग अ स्ट्रैप मेड ऑफ अ थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। मतलब कोई स्कूल बैग है, उसकी जो स्ट्रिप्स होती हैं अगर पतली हैं, नैरो हैं, तो वो कैरी करने में आपको बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है और बहुत ज़्यादा शोल्डर पर प्रेशर फील होता है। तो इसका रीज़न क्या है? हमने अभी देखा कि प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, यानी कि पी जो होता है यानी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। क्लियर? यानी कि किसी भी चीज का अगर एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा लगेगा, जो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो हमें स्कूल बैग ऐसे खरीदने चाहिए जिनकी जो स्ट्रिप होती है चौड़ी हो। जितनी ज्यादा वो ब्रॉड होगी, ब्रॉड होने पर मीन्स जो उसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, व्हेन वी इंक्रीज द एरिया मीन सरफेस एरिया जब हम बढ़ाएंगे तो प्रेशर जो हमारे शोल्डर पर लगेगा वो कम हो जाएगा, बिकॉज वी नो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। इसलिए हमें स्कूल बैग्स ऐसे लेने चाहिए जो चौड़ी और ब्रॉड स्ट्रैप वाले हों। क्लियर? एक और क्वेश्चन है, व्हाई इट इज मोर कंफर्टेबल टू वियर ब्रॉड हील शूज देन पॉइंटेड हील शूज। इसमें भी यही कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जो हमारी ब्रॉड हील्स होती हैं उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो जब एरिया इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली प्रेशर डिक्रीज होगा। और जो पॉइंटेड हील होते हैं उनका सरफेस एरिया कम होता है, इसीलिए उन्हें पहनने पर हमें प्रेशर ज्यादा फील होता है। तो हम ज्यादा कंफर्टेबल किसमें फील करते हैं? जो ब्रॉड हील वाले होते हैं। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल है, जैसे आपने कैमल के फुट देखे होंगे। कैमल के जो फीट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड होते हैं। कैमल के पैर ब्रॉड होने पर उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और उनको रेत पर चलना पड़ता है। वो डेजर्ट में रहते हैं, तो जिससे उन सरफेस एरिया बढ़ने से उनके पैर रेत में धंसते नहीं हैं। एक और एग्जाम्पल है कि जब हम रेत में खड़े होते हैं तो हमारे पैर धंस जाते हैं रेत के अंदर। वाई? बिकॉज हमारा जो पैर है उनका सरफेस एरिया कम होता है, तो हमारी पूरी बॉडी का जो वेट है वो हमारे पैरों पर पड़ता है और हमारे पैर रेत में धंस जाते हैं। रादर देन जब हम उसी सरफेस उसी रेत पर जब हम लेट जाते हैं तो हमारा सरफेस एरिया बढ़ जाता है, हमारी पूरी बॉडी का हो जाता है। तब हमारी बॉडी रेत के अंदर नहीं घुसती है क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया तो प्रेशर रिड्यूस हो गया। अभी हमने एक आयरन नेल का भी एग्जांपल देखा था। आयरन नेल जो होता है आपने देखा होगा, ये आगे से पॉइंटेड होता है। पॉइंटेड होने की वजह से क्या है, इसका सरफेस एरिया कम हो गया। कम होने की वजह से जब हम इसको दीवार पर ठोकते हैं तो हमको
इस पर प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया तो ये आसानी से दीवार के अंदर चली जाती है। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे नाइफ का है, जो नाइफ के एजेस शार्प होते हैं वहाँ पर हम आसानी से किसी फ्रूट या वेजिटेबल को कट कर पाते हैं रादर देन द एंड विच इज ब्लंट, क्योंकि जो शार्प एंड होते हैं उनका एरिया कम होता है तो उन पर प्रेशर ज़्यादा लगता है, तो इस वजह से वो आसानी से फ्रूट वेजिटेबल को कट कर पाते हैं। और जो ब्रॉड एरिया होता है उनका, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो उस पर प्रेशर कम लगता है। सो ये प्रेशर एंड थ्रस्ट का आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बच्चों अब हम बायंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, प्रेशर इन फ्लूइड। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सभी जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ड्यू टू इट्स वेट। सिमिलरली फ्लूइड्स ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर बिकॉज दे ऑल्सो हैव वेट। तो लिक्विड्स भी प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। तो फ्लूइड्स exert pressure in all the direction of the inner wall of the container in which they are kept। जिस भी कंटेनर में वो फ्लूइड रखा जाता है तो उसकी चारों तरफ सभी दीवारों पर जो फ्लूइड है वो सेम फोर्स एक्सर्ट करता है, सेम प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बायंसी का कॉन्सेप्ट। बच्चों आपने एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल तो अपनी डेली लाइफ में आप देखते ही होंगे कि जब हम एक पानी से भरी हुई बकेट में एक बॉटल को इमर्स्ड करते हैं जिसका कैप लगा हुआ और अंदर से ये हॉलो है, मतलब इसमें कोई लिक्विड इस समय नहीं है। तो जब हम इसको पानी में डिप करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि ऊपर की तरफ फ्लोट कर रही है। जब हम इस पर से इसमें अपवर्ड रूप से ऊपर की ओर से इस पर जब हम फोर्स लगा रहे हैं तब ये थोड़ी तो नीचे को जा रही है, लेकिन हम ऐसा फील कर रहे हैं जैसे ही हम अपना हाथ हटा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स हटा रहे हैं तो ये फिर से ऊपर की ओर आ जा रही है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जिस वाटर में ये इमर्स्ड करी गई है इस समय, तो वो वाटर इसके ऊपर एक अपवर्ड मोशन, अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इसके ऊपर। तो इस अपवर्ड फोर्स को ही बाइंड फोर्स कहा जाता है और इस फिनोमेना को बायंसी कहा जाता है। जब हम इस बॉटल पर ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं तो उस समय ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसको अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन जो बाइंड फोर्स है जो पानी के द्वारा इस पर ऊपर की ओर लगाया जा रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में ज्यादा है। इसकी वजह से ये ऊपर की ओर आ जाती है और फ्लोट करने लगती है। तो व्हाट इज बाइंड फोर्स? द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटल इज नोन एज अप थ्रस्ट और बाइंड फोर्स। अभी आपने थ्रस्ट पढ़ा था। थ्रस्ट हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हम कोई किसी सरफेस पर परपेंडिकुलरली कोई फोर्स अप्लाई करते हैं उसको थ्रस्ट कहते हैं। अब हमने नया वर्ड पढ़ा है अप थ्रस्ट, मतलब ऊपर की ओर लगाए जाने वाला फोर्स जो होता है उसको बाइंड फोर्स कहते हैं। तो इस की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं इस प्रेशर की? जो प्रेशर वाटर एक्सर्ट करता है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, एक तो हाइट और डेप्थ ऑफ द लिक्विड, मतलब कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट कितनी डेप्थ में है, जैसे समुद्र के कितनी गहराई में है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो जो भी ऑब्जेक्ट जितनी ज़्यादा गहराई में होगा उस पर उतना ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया जाएगा, प्रेशर अप्लाई किया जाएगा बाय द वाटर। और सेकेंड है इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की क्या डेंसिटी है उस पर भी फ्लोटेशन का या बायंसी का फिनोमेना डिपेंड करता है। बच्चों why objects floats और sinks when placed on the surface of water, इसका रीजन क्या है? तो हम ये अब सीखने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर रो, जिसे
इस तरह से पी के शेप में बनाकर डिनोट किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी यानी रो, इसे हम कैपिटल डी से भी डिनोट कर देते हैं, मास पर वॉल्यूम यानी कि m/v। इसकी SI यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब और किलोग्राम मीटर की पावर -3, क्योंकि मास की SI यूनिट किलोग्राम होती है और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। क्लियर। अब हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं फ्लोट और सिंक क्यों करते हैं। तो बच्चों, ये समझाने के लिए मैंने एक बीकर लिया है, उसमें पानी भर लिया है। अब ये आयरन नेल है, ये तो आप सब जानते ही हैं। तो जब मैं इस आयरन नेल को इसमें डिप करा रही हूँ तो ये एकदम से नीचे चला गया। क्लियर, ये सिंक कर गया। और अभी मैं एक लकड़ी का टुकड़ा, एक कॉर्क जब इस पर डाल रही हूँ तो ये फ्लोट कर रहा है। तो इसका रीज़न क्या हुआ, तो ये हम समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। मतलब इस जो एक्टिविटी में जो आयरन नेल है उसकी डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में या वाटर के रिलेशन में ज़्यादा है, इसलिए ये सिंक कर गई। जबकि जो हमारा कॉर्क है, लकड़ी का टुकड़ा, इसकी डेंसिटी इन कंपैरिजन टू वाटर लेस है, इसलिए ये वाटर पर फ्लोट कर रही है। तो ये हमने एक्टिविटी डेंसिटी के बेस पर समझी। साथ में हम एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि जो हमारा आयरन नेल है वो सिंक क्यों कर गया, क्योंकि आयरन नेल सिंक इसलिए कर गया कि जो अपथ्रस्ट ऑफ वाटर लग रहा है ऑन द आयरन नेल वो लेसर है इन कंपैरिजन टू द वेट ऑफ द नेल। मतलब वेट ज्यादा है और अपथ्रस्ट कम है, इसलिए आयरन नेल नीचे डूब गया। जबकि कॉर्क के केस में क्या है, जो अपथ्रस्ट लग रहा है और वाटर ऑन द कॉर्क इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द कॉर्क। दिस इज द रीजन कि कॉर्क वाटर पर फ्लोट कर रहा है। बच्चों, चैप्टर के लास्ट में हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं। यह प्रिंसिपल क्या कहता है कि व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। मीन्स जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी पानी में पार्शियली या फुल्ली इमर्स्ड किया जाता है तो वो जब उस पानी में गिरता है तो वो एक पानी को डिस्प्लेस करता है, इन ऑल द डायरेक्शन में वो पानी को डिस्प्लेस करता है। तो उस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड या वाटर का जो वेट होता है वो अपवर्ड फोर्स के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जैसे आप देखते होंगे, जैसे जब शिप समुद्र में जाता है तो वो बहुत सारा पानी को डिस्प्लेस करता है, तो वो डिस्प्लेस्ड वाटर का जो वेट होता है वो शिप पर लगने वाले अपवर्ड फोर्स के इक्वल होता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस भी हैं। तो इनमें फर्स्ट एप्लीकेशन है, इट इज यूज्ड इन डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स। मीन्स शिप्स एंड सबमरीन्स के जब डिजाइनिंग करी जाती है तो उसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल अप्लाई होता है। इट इज यूज्ड इन लैक्टोमीटर्स। What are lactometers? Lactometers are used to determine the purity of a sample of milk. मिल्क की प्योरिटी डिटरमाइन करने के लिए लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है, उसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल लागू होता है। थर्ड वन इज हाइड्रोमीटर्स विच आर यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग डेंसिटी ऑफ लिक्विड। So in this way we have completed the theory part of this chapter. In the next video we will start the back exercise of this chapter. I hope you like my videos. Thank you. Bye.